नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम पर आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में द हिंदू तथा अगर हम पीआईबी की बात करें तो उन दोनों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हम अभ्यास के यहाँ पर आपको देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न है एक हम अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ आज के महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मॉक टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से यूपीएससी का आप जब मई में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उसके पहले अपनी तैयारी की जाँच आप कर सकते हैं। और उसके लिए बायजूस एग्जाम पर आईएएस की तरफ से मॉक टेस्ट श्रृंखला संचालित है, जिसमें 30 कुल टेस्ट है, कुल सेक्शन वाले टेस्ट हैं और कुल फुल लेंथ हमारे टेस्ट भी हैं, जिसमें जीएस और साथ साथ सीसेट शामिल है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में आप दे सकते हैं और पूरा जो पेपर है उसका अलग अलग फैकल्टी लाइव रूप में डिस्कशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ साथ पूरे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है। तो इसकी जो वैलिडिटी है अगर आप देखें तो जो हमारे आने वाला प्रीलिम्स है मई 2024 का उस तक है। तो आप जल्द अपना मॉक टेस्ट श्रृंखला के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लें अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के 2019 के संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जैसे ध्यान रखें ये जो कानून 1967 का है और इसमें 2019 में कुछ प्रमुख संशोधन किए गए थे। पहला, यह व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, जिससे जांच करना, मुकदमा चलाना और आतंक से संबंधित गतिविधियों को रोकना आसान हो जाता है। तो ध्यान रखें 2019 के संशोधन के माध्यम से संगठन के साथ साथ व्यक्तियों को भी एक तरह से आतंकवादी घोषित करने के लिए इस यूएपीए में एक तरह से संशोधन किया गया। पहला कथन सही है। परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को भी संशोधन के माध्यम से दूसरी अनुसूची में जोड़ा गया। तो यूएपीए कानून की अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो परमाणु आतंकवाद से निपटने के लिए जो 2005 की वैश्विक कन्वेंशन है उसके अनुसार प्रावधान हमने एक तरह से शामिल किया। यानी परमाणु आतंकवाद की गतिविधियों में कोई अगर संलिप्त है तो उस पर भी यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा, यह विधेयक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को उस समय संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का भी अधिकार देता है जब एजेंसी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। देखिए 2019 के पहले जैसे अगर मान लीजिए एनआईए कोई जांच कर रहा है और अलग अलग राज्यों में एक तरह से किसी भी तरह से जांच का मान लीजिए दायरा विस्तारित है, तो अलग अलग राज्यों में अगर मान लीजिए कोई संपत्ति जब्त करनी है तो उसके लिए वहाँ पर जो डीजीपी होते हैं उनके स्तर पर एक अनुमति की आवश्यकता रहती थी। इससे पूरी एनआईए की जो कार्यप्रणाली है उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं एक रुकावट आती थी। तो 2019 के संशोधन के माध्यम से आप देखें कि जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए के उनके आदेश के अनुसार एक तरह से ये काम किया जा सकता है, यानी अलग अलग राज्यों में डीजीपी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कथन सत्य है। चौथा, ये एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को मामले की जांच करने का अधिकार देता है। यानी अगर हम आतंकवाद के संदर्भ में घटनाओं के बारे में बात करें तो एनआईए में आप देखें कि 2019 के पहले नियम ये था कि जो यूएपीए कानून था उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से अगर एनआईए जांच करता है तो डिप्टी एसपी और एसीपी उसके स्तर के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर के अधिकारी हैं वही जांच कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखें इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अधिकार दिया गया, यानी जांच के दायरे में निचले अधिकारियों को भी प्रमुख रूप से लाया गया। तो चौथा कथन भी सही है। चारों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, सभी चारों कथन यहाँ पर सत्य हैं। अब प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि कल आप देखें कि भारत में आम चुनाव के संदर्भ में घोषणा की गई है और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसके ठीक पहले आप देखें कुछ समय पूर्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर में आप देखें अलग अलग संगठनों को यूएपीए के अंतर्गत एक तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें अगर हम जेकेएलएफ की बात करते हैं उस संगठन को, साथ साथ अगर हम जेकेपीएफएल संगठन की बात करें तो इनको प्रतिबंधित करके आप देखें आतंकवाद या उसके समर्थन करने की जो स्थितियां हैं उसको एक तरह से नियंत्रित करने का यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रयास किया गया है। इसी आधार पर हमने यूएपीए के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी वर्तमान संरचना 1950 में इसके गठन के समान ही है। ध्यान रखें 1950 में जब इसका गठन किया गया, यानी भारतीय चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पर इसका जो गठन किया गया था प्रारंभिक स्थिति में आप देखें तो केवल एक यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। आज के समय में आप देखें मुख्य चुनाव आयुक्त साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं। तो आज आप देखें 3 यहाँ पर सदस्य होते हैं, सीसी के साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर, 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो इस आधार पर आप देखें ये जो पहला कथन है वो गलत है कि जो 1950 की संरचना थी वो आज भी है। दूसरा, मूलतः आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे अगर हम 1950 में इसके गठन की बात करें। तो पहला कथन तो गलत है, लेकिन दूसरा यहाँ पर सही हो जाता है। पहली बार 1989 में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए। तो आप देखें 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 1989
ये वही दिन है जब आप देखें भारत में मतदान करने की जो आयु सीमा है वो 21 से घटाकर 18 की गई और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए और 3 सदस्यीय आयोग बन गया। लेकिन आप ध्यान रखें ये 1990 जनवरी तक ही प्रमुख रूप से संचालित हो पाया और उसके बाद आप पुरानी स्थिति एक तरह से आप देखें अंतिम रूप में आज का जो एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रक्चर है चुनाव आयोग का, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, ये 1993 से लागू किया गया। यानी आज जो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर है वो 1993 से लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर तीसरा कथन तो आपका सही है, साथ साथ अगर हम देखें चौथा भी कि बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1993 से आज तक लागू है। तो केवल पहला कथन असत्य है, इस आधार पर उत्तर हमारा बी, केवल 2, 3 और 4 कथन यहाँ पर सत्य हैं। प्रश्न का आधार सभी आप जानते हैं कि कल भारत में 2024 के संदर्भ में जो आम चुनाव है उसकी घोषणा की गई है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आम चुनाव अगर आज़ादी के बाद आप देखें तो सबसे लंबे जो आम चुनाव की स्थिति उसमें ये दूसरा सबसे कह सकते हैं लंबा आम चुनाव एक तरह से माना जाएगा। यानी अगर हम देखें तो पहला जो भारत में आम चुनाव हुआ था वो यहाँ पर अगर हम सितंबर 1951 से फरवरी 1952 की बात करें तो आप देखें ये 5 महीने के अंतर्गत किया गया था। तो भारत में सबसे लंबे आम चुनाव की अगर हम बात करें तो पहला आम चुनाव था जो यहाँ पर सितंबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में किया गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये जो आपका मतदान होने वाला है यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर जून तक, यानी अप्रैल मई जून, तो इस रूप में आप देखें इसका जो विस्तार है वो लगभग 3 माह में एक तरह से है। तो ये दूसरा सबसे लंबा चुनाव का समय है जिसमें भारत में आम चुनाव हो रहे हैं। सबसे लंबा पहला चुनाव था जो भारत में किया गया यानी 1951 से 52 के बीच में। तो ये 7 चरण अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 फेज में चुनाव है। सबसे लंबा पहला ही फेज है जहाँ पर 102 लोकसभा की सीटें एक तरह से चुनाव में रहेंगी। कुल मिलाकर आप देखें 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों के लिए यहाँ पर जो वोटिंग है वो की जाएगी। अंतिम रूप में आप देखें जो मतगणना है वो 4 जून को यहाँ पर संपन्न होगी। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो 96.8 करोड़ मतदाता हैं जिसमें 49.72 करोड़ पुरुष हैं और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि लगभग 1.82 करोड़ पहली बार यहाँ पर मतदान करेंगे जिसमें से 85 लाख अगर हम देखें तो महिलाएं हैं। साथ साथ अगर हम अनुपात की बात करते हैं यानी पुरुषों की तुलना में कितने महिलाएं एक तरह से वोट कर रही हैं तो ये 1000 पुरुषों पर आप देखें 948 है। कुछ राज्यों में अगर आप देखें लगभग माना जा रहा है कि 12 ऐसे राज्य जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा मतदान करती हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि 85 वर्ष से अधिक आयु के जो भी मतदाता हैं या ऐसे व्यक्ति जो 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग हैं उनके लिए एक तरह से अपने घर से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि जो भी 85 वर्ष से अधिक आयु है वैसे 85 लाख भारत में मतदाता हैं। साथ साथ अगर हम बात करते हैं 40% से अधिक जो भी दिव्यांगता के साथ में है तो 28.4 लाख। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि लगभग 21.18 यानी लगभग 21 लाख से ज़्यादा मतदाता हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 100 वर्ष की आयु पूरी कर रखी है। तो आप देखें भारत में चुनाव अगर आप देखें तो एक बड़े त्यौहार के रूप में एक तरह से मनाया जाता है। तो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में मनाया जाएगा। जो भी यहाँ पर एक तरह से वैलिड रूप में मतदान करने के लिए एलिजिबल हैं वो लोग जरूर इसमें मतदान करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में सत्य मिलान को चुनें। तो देखिए सत्य मिलान का मतलब यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग देशों में या महाद्वीपों में अगर हम देखें जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो शीतोष्ण घास के मैदान है, उनको यहाँ पर मिला रहे हैं। तो जो सही मिलान है वो आपको बताने हैं। अगर हम प्रेरी की बात करें तो ये उत्तर अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो पहला सही है। पंपास ये अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका खासतौर से अर्जेंटीना के क्षेत्र में, तो पंपास भी सही है। वेल्ड की अगर हम बात करें तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में अगर हम देखें तो ये घास के मैदान होते हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश में। डाउन्स भी एक तरह के क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान, लेकिन ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, यानी तीसरा और चौथा गलत है। बुग्याल की अगर हम बात करें तो ये ईरान में नहीं, ये भारत में। खास तौर पे अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पांचवा भी गलत है, केवल पहला और दूसरा सत्य है। तो उत्तर हमारा ए, केवल 1 और 2 सत्य है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अगर गुलमर्ग की बात करें तो आप देखें इसी 21 फरवरी को यहाँ पर चौथे खेलो इंडिया के जो विंटर गेम्स है, शीतकालीन खेल, उनका आयोजन किया गया। तो माना जा रहा है कि गुलमर्ग को वैश्विक स्तर पर जो भी एक तरह से स्नो गेम्स हैं उनके लिए कह सकते हैं बड़े सेंटर के रूप में, खासतौर से जो विंटर स्पोर्ट्स हैं उनके संदर्भ में एक वैश्विक स्तर पर उभार के लिए सरकार प्रयास करेगी। इसमें गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मर्ग ये शब्द है, तो गुलमर्ग, मर्ग का मतलब एक तरह से आप देखें घास के मैदान ही होता है, जो शीतोष्ण घास के मैदान है। तो जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जाना जाता है।
और आप देखें इस तरह के अगर हम मर्ग की बात करते हैं जैसे गुलमर्ग, साथ साथ अगर हम बात करते हैं सोनमर्ग। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, जब हम गुलमर्ग और सोनमर्ग की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो ये जो घास के मैदान हैं ये जैसे गर्मियों में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो ये शीतोष्ण घास के मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ठंडियों में आप देखें जैसे यहाँ पर बर्फ़ जम गई है मैदान पर, तो ये जो भी विंटर स्पोर्ट है, जो भी एक तरह से स्नो स्पोर्ट है, उसके लिए काफ़ी प्रमुख एक स्थल के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो गुलमर्ग यानी ये जो नाम मर्ग है ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसी आधार पर आप देखें मैंने ये जो प्रश्न है वो आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। वैसे ध्यान रखें कि 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो इटली में आयोजित किया जा रहा है, और इसमें अगर हम देखें तो इसकी माउंटेनियरिंग का पार्ट है वो नए खेल के रूप में इसमें शामिल किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि गुलमर्ग का जो क्षेत्र है वो इसकी माउंटेनियरिंग के लिए काफ़ी एक तरह से उचित माना जाता है, तो उसके प्रशिक्षण की स्थितियाँ यहाँ पर शुरू की जा सकती हैं। यानी अलग अलग देशों में जो विंटर गेम्स में भाग लेना चाहते हैं वो अपने एथलीट को यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए ला सकते हैं। तो गुलमर्ग को हम विंटर स्पोर्ट के लिए वैश्विक स्तर पर एक तरह से उभारना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, 2021 में कोपेनहेगन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC कोप 26 में लाइव मिशन की घोषणा की गई। तो देखिए 2021 में इसकी घोषणा की गई थी कोप 26 की बैठक में, लेकिन यह कोपेनहेगन नहीं है, ये कहाँ पर किया गया था, ग्लासगो में। तो इस आधार पर पहला कथन गलत हो जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2021 में कोप 26 की ग्लासगो बैठक में इसके बारे में कहा गया था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के अनुकूल जो हमारी जीवन शैली है उसको एक तरह से अपनाना। जैसे अगर हम बात करें कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना, साथ साथ हरित ऊर्जा के साधन को एक तरह से अपनाना, या जो भी कह सकते हैं कि हमारे भवन निर्माण की प्रक्रिया वहाँ पर हरित ऊर्जा को लेकर आना, और जागरूकता फैलाना पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में। जैसे अगर हम पेयजल की बात करें तो उसको किसी भी तरह से वेस्ट ना करना, तो ये भी हमारे लाइफ स्टाइल में शामिल होना चाहिए। तो ये पहला कथन तो गलत है। दूसरे की बात करें, लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज़ एंड पेपर्स वैश्विक विद्वानों के लिए नवीन विचारों को साझा करने का एक मंच है जो व्यक्तियों और समुदायों को जलवायु अनुकूल और टिकाऊ व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये पहल भी आप देखें 2022 में शुरू की गई थी जब लाइफ इनिशिएटिव शुरू किया गया था। ध्यान रखें, लाइफ इनिशिएटिव की शुरुआत 2022 में की गई थी। इसके बारे में घोषणा प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोप 26 की बैठक में 2021 में की गई थी, और 2022 में उसी के साथ साथ ये जो लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज़ एंड पेपर्स है ये भी इनिशिएटिव शुरू किया गया था। और इसमें आप देखें प्रमुख रूप से 8 प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे अगर हम जल के संदर्भ में देखें, परिवहन, खाद्य, बिजली उत्पादन, जो भी एक तरह से हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, साथ साथ सतत विकास, रिसाइकिल और रीयूज, ये इन 8 क्षेत्रों में ये जो पहल है वो काम करेगी। और इसका उद्देश्य क्या था कि वैश्विक स्तर पर नए प्रकार के विचार जिस आधार पर इन 8 क्षेत्रों में काम हो पाए और लाइफ स्टाइल को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके उसके बारे में विचार प्रस्तुत करने थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तीसरा कथन भी सही है, लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज़ एंड पेपर्स। तो पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो उत्तर हमारा भी केवल 2 और 3 यहाँ पर सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रमुख रूप से यहाँ पर एक कथन उनका प्रकाशित हुआ है। अगर हम PIB के समाचार को देखें यानी PMO की तरफ से, और इसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें आप देखें सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि कुल मिलाकर एक तरह से सरकार का प्रयास ये है कि यहाँ पर 1 करोड़ जो परिवार हैं उनको एक तरह से आप देखें कि जो हरित ऊर्जा, खासतौर से सौर ऊर्जा की जो स्थिति है वो एक तरह से दी जाए। और यहाँ पर आप देखें 1 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन है उसकी स्थितियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं, जिसमें खासतौर से असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में आप देखें 5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इन राज्यों में किए गए अगर अलग अलग राज्यों में देखें। और माना जा रहा है कि ये जो PM सूर्यघर योजना है इसके माध्यम से लाइफ स्टाइल यानी जो इनिशिएटिव चल रहा है लाइफ वाला, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूती मिलेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा को लेकर जो लोगों में अवेयरनेस है वो बढ़ेगी। तो कहा यह जा रहा है कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो लाइफ इनिशिएटिव है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक पहल है PM सूर्यघर योजना। इसी आधार पर हमने लाइफ को आधार बनाकर आपसे एक प्रश्न पूछा था, तो इस पहल को आप ध्यान रखें। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम आ जाते हैं जहां पर हम विगत वर्षों में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न है वो आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2011 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने चुना है। प्रश्न को देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप। देखिए, जब भी एक तरह से बैंक दर कम होती है यानी बाजार में आप देखें ब्याज दर घट जाती है, और ब्याज दर के घटने का सीधा अर्थ ये रहता है कि बाजार में जो ऋण है वो एक तरह से प्राप्त करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। और ऋण अगर आपको आसान मिल रहा है यानी आपको कम ब्याज पर मिल रहा है तो ऋण की स्थिति क्या है, बढ़ सकती है। और ऋण अगर बढ़ेगा तो बाजार में जो एक तरह से मनी सप्लाई है
जो मुद्रा की आपूर्ति है वो एक तरह से बढ़ेगी। और मुद्रा का मतलब एक तरह से आप तरलता या लिक्विडिटी के साथ में मानते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ऐसा कोई भी मुद्रा का रूप जो आसानी से आप व्यय कर सकते हैं। तो मुद्रा या तरलता का बढ़ना एक तरह से आप देखें ब्याज दर के घटने के साथ में, तो ब्याज दर घटेगी, तरलता बढ़ेगी। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो तरलता घट जाएगी। यानी यहाँ पर पहला आपका विकल्प सही है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। तो बैंक दर के कम करने से अगर अर्थव्यवस्था में एक तरह से मान लीजिए पूंजी की पर्याप्त रूप में एक उपस्थिति नहीं है, लोगों के पास धन नहीं है व्यय करने के लिए, तो बैंक दर को घटाकर बाजार में एक तरह से जो तरलता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है ए। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आ जाते हैं, जहाँ पर हम पेटेंट नियम 2024 के जो नए परिवर्तन सरकार ने किए हैं उनकी प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान रखें, भारत में 1970 का प्रमुख रूप से जो पेटेंट कानून है वो लागू है। और जब हम पेटेंट की बात करते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में शामिल हो जाता है। तो पेटेंट के साथ आप देखें बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं जो एक तरह से बौद्धिक संपदा अधिकारों में आते हैं। पेटेंट के साथ साथ अगर हम देखें जीआई टैग इसमें आता है, साथ साथ इसमें आप देखें अलग अलग प्रकार के जो डिज़ाइन है वो आते हैं। साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर कॉपीराइट इसमें शामिल हो जाता है। या अगर हम यहाँ पर एक तरह से बात करते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं वो भी एक तरह से शामिल होते हैं, या ट्रेड सीक्रेट की बात करें तो ये सब प्रमुख रूप से यहाँ पर अगर हम देखें तो बौद्धिक संपदा अधिकारों का भाग है। तो पेटेंट में आप देखें कि अलग अलग प्रकार के जो भी उत्पाद हैं तो पेटेंट को लेने के संदर्भ में प्रक्रियाएं थोड़ी सी आसान की गई हैं। तो ये सरकार की तरफ से 2024 के जो नए नियम है पेटेंट के वो जारी किए गए, वो प्रमुख रूप से हम देखते हैं। तो 1970 का जो कानून है उसमें आप देखें 2005 में, उसमें बाद में 2013-14 लगातार जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार संशोधन किए गए हैं। तो ये जो पेटेंट रूल 2024 है इसमें आप देखें कि पेटेंट की प्रक्रियाओं को थोड़ा सा सरल किया गया है। वैसे यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि पिछला जो हमारा एक तरह से वर्ष निकल रहा है उसमें 1 लाख पेटेंट भारत में दिए गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि पेटेंट की जो स्थिति है वो भारत में मजबूत हुई है। देखिए, अगर पेटेंट ज़्यादा लिए जा रहे हैं इसका मतलब है इनोवेशन, या कह सकते हैं कि जो नवीन तकनीक है उसको अपनाने की प्रक्रिया बढ़ रही हैं, क्योंकि पेटेंट किसी ऐसी तकनीक को दिया जा रहा है जो अभी तक कहीं पर उपस्थित नहीं है। तो आप कह सकते हैं इनोवेशन या जो नवोन्वेष है वो भारत में तेज़ी से आगे बढ़ा है। इसी के साथ साथ अगर हम जीआई रजिस्ट्रेशन की बात करें, यानी भौगोलिक सूचक को लेकर भारत में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो 3 गुना बढ़ चुका है। डिज़ाइन और कॉपीराइट की स्थिति देखें तो वो अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तर पर है। यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूकता भारत में बढ़ी है। वैसे आप ध्यान रखें, वैश्विक स्तर पर जो ट्रिप्स कानून होता है WTO का, यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये प्रमुख रूप से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। और भारत के जो भी पेटेंट कानून है वो ट्रिप्स कानून के अंतर्गत ही हैं। तो आप देखें तो भारत भी ट्रिप्स एक तरह से संधि में शामिल है। अब ये जो संशोधन किए गए हैं, जो नए परिवर्तन किए गए हैं, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो परिवर्तन है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला परिवर्तन ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, यानी जो भी एक तरह से इन्वेंशन की जा रही है उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, वो एक तरह सा एक नया तरीका है एक पेटेंट देने का। तो कोई नई इन्वेंशन है उसके लिए इन्वेंटरशिप के संदर्भ में ये एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये पेटेंट के बारे में एक नया नियम यहाँ पर लाया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम धारा 21 की बात करते हैं जो 1970 का कानून है, उस कानून के अंतर्गत आप देखें कि जो भी एक तरह से यहाँ पर फॉर्म 31 में अलग अलग प्रकार की जो समय सीमा दी जाती है, यानी कितने समय के अंतर्गत एक तरह से आप पेटेंट की प्रक्रिया कर सकते हैं, वो यहाँ पर एक तरह से सरकार की तरफ से अब जो लाभ है वो देने के लिए उसको काफ़ी एक सुव्यवस्थित कर दिया गया है। मतलब जैसे मान लीजिए आज आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, अब एक समय सीमा आपको दी जाती है किस समय तक आपको पेटेंट के संदर्भ में अंतिम रूप में सारे दस्तावेज या सारे डिटेल देने हैं। तो ये जो ग्रेस पीरियड रहता है उसको लेकर स्थितियाँ थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर एक व्यवस्थित कर दी गई हैं। तो ये सरकार की तरफ से सुधार किया गया है। फॉर्म 8 की बात करें, अगर कोई विदेशी आवेदन करता है भारत में पेटेंट के संदर्भ में, तो ये कहा गया है कि जो भी एक तरह से आवेदन करने की स्थिति है उसे 6 महीने तक करने के लिए प्रक्रियाएं थी, वो सरकार की तरफ से आप देखें ये बदलकर अब 3 महीने कर दी गई है। यानी आवेदन दाखिल करने की तारीख के 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक तरह से जो विवरण है वो देना होता है। अगर आप विदेशी कोई मान लीजिए पेटेंट यहाँ पर लेना चाहते हैं, कोई विदेशी संस्था या व्यक्ति या कंपनी, तो पहले 6 महीने तक घटाकर सरकार ने कितना कर दिया है, 3 महीने। लेकिन ध्यान रखें विदेशी पेटेंट आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म 8 भरना पड़ता है। इसी के साथ साथ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी पेटेंट के आवेदन होते हैं उनके संदर्भ में ये कहा गया है कि जो यहाँ पर जब भी आप कोई आवेदन दाखिल करते हैं तो उस दाखिल करने की तिथि से 48 महीने की पहले प्रक्रिया थी कि पूरे पेटेंट की प्रक्रिया होकर आपको पेटेंट मिल जाएगा। अब सरकार ने घटाकर 31 महीने कर दिया है।
यानी पेटेंट प्राप्त करने के लिए अब आपको 48 नहीं 31 महीने के अंतर्गत ही अंतिम रूप में सारा निर्णय मिल जाएगा। तो आप देखें लगभग यहाँ पर 17 महीने की कमी की गई, यानी 1.5 साल से ज़्यादा कम समय लगेगा। तो 1.5 साल ये कम जो समय लगेगा वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा, क्योंकि ज़्यादा पेटेंट लेने के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे। तो एक सुधार ये किया गया है। इसी के साथ साथ आप देखें सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि समय सीमा बढ़ाने और दाखिल करने में देरी को माफ़ करने के प्रावधान सरल कर दिए गए हैं। यानी आपने पेटेंट के लिए अपील किया, आवेदन दाखिल किया, आप डॉक्यूमेंट समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आपको पेनल्टी लगती है या जो भी एक तरह से स्थिति है उसको सरकार ने थोड़ा आसान कर दिया है कि अगर मान लीजिए समय आपको लग रहा है तो सरकार ने ये कहा है कि जो भी एक तरह से तरीका आप 6 महीने तक में कितनी भी चाह सकते हैं कि आप कितने भी बार एक तरह से समय सीमा बढ़ा सकते हैं। यानी मान लीजिए आज की डेट में आपने 17 मार्च को अप्लाई किया, तो 17 मार्च से लेकर आप 6 महीने का समय देख लीजिए। इसके बीच में आप आवेदन करने के संदर्भ में जो भी स्थितियां हैं उसको कितनी भी बार चाहे तो बदल सकते हैं। मान लीजिए दूसरे महीने में आपको लगता है कि नहीं मुझे, और जैसे आपने बोला कि हम 1 जून तक दे देंगे क्योंकि 6 महीने का समय तो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो बदल सकते हैं। नहीं हम 1 जून नहीं, हम 15 जून को डॉक्यूमेंट देंगे। मान लीजिए 15 जून को भी आप पूरा नहीं कर पाए तो आप फिर से बदल सकते हैं। तो कितने भी बार आवेदन के संदर्भ में जो भी समय सीमा उसे आप बदल सकते हैं, लेकिन ये आवेदन करने के 6 महीने के अंदर अंदर है, उसके बाद आपको ये अलाउड नहीं होगा। तो ये थोड़ा आसानी किया गया है। कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एडवांस पेमेंट करने पर रिन्यूअल फीस में 10% एक तरह से आपको छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर 4 वर्ष के लिए आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो आप अपने पेटेंट को जब रिन्यू कराते हैं, देखिए सामान्य तौर पर पेटेंट हमारे यहाँ 20 साल के लिए है, तो उसका अगर मान लीजिए एक तरह से आप रिन्यू करा रहे होते तो पुनर्नवीनीकरण जो कराया जाता है उसमें 10% आपको छूट देगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक तरह से एडवांस पेमेंट करते हैं कम से कम 4 साल के लिए। यानी आज आपने रिन्यू कराया, अगले 4 साल के लिए पेटेंट की फीस आपने भर दी तो उसमें आपको 10% की छूट मिलेगी। फॉर्म 27 के माध्यम से आप देखें कि जो भी पेटेंट के संदर्भ में आपको डाटा अपना देना पड़ता था, एक वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर हर 3 साल में एक बार कर दिया गया। पहले क्या था कि हर वित्तीय वर्ष में आपको एक बार ये डाटा देना पड़ता था पेटेंट के संदर्भ में कि पेटेंट का उपयोग कैसे कर रहे हैं, किस रूप में इसका आर्थिक उपयोग आपको हो रहा है। अब आपको 3 वित्तीय वर्षों में एक बार इसके बारे में डिटेल देना है। तो जो काम आपको हर साल करना था अब 3 साल में एक बार करना है। तो थोड़ी सी कानूनी प्रक्रिया कह सकते हैं या नियामक प्रक्रिया थोड़ी सी आसान कर दी गई हैं। और अगर आप अनुरोध करते हैं तो 3 महीने की जगह पर आपको एक तरह से यहाँ पर जो विवरण है वो एक तरह से यहाँ पर अवधि बढ़ा दी गई है कि आप यहाँ पर उसको एक तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो निर्धारित तरीके से अनुरोध करने पर 3 महीने तक की अवधि के लिए ऐसे विवरण दाखिल करने में देरी को माफ़ करने का प्रावधान है। तो मान लीजिए कि आप 3 साल का जो समय दिया गया उसमें भी आप कुछ डिटेल पेमेंट जो भी आपका पेटेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सरकार के पास सही रूप में अपील कीजिए, आपको 3 महीने का एक्सटेंशन और मिल सकता है। तो हर साल की प्रक्रिया को 3 वित्तीय वर्ष में एक बार कर दिया गया और सही चैनल से सरकार के पास अपील करेंगे तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन और मिल सकता है, जो पेटेंट की प्रक्रिया उनको सही रूप में डाटा सरकार को देने के लिए। देखिए पेटेंट एक तरह से आप देखें नई अर्थव्यवस्था में अगर पेटेंट या भौगोलिक सूचक या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कॉर्पोरेट जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि इनोवेशन और एक तरह से जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनके संदर्भ में जागरूकता यहाँ पर बढ़ी है। तो ये जो नए संशोधन लाए गए हैं पेटेंट नियम 2024 के रूप में, इससे भारत में पेटेंट की प्रक्रिया और आसान होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के जो डेली क्विज का भाग है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है डेली क्विज के अलग अलग जो प्रश्न हैं बेहतर रूप में साथ साथ आज का जो तथ्य है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो अधिक से अधिक लाइक के माध्यम से ये बात हमारे तक जरूर पहुँचाइए। तो आज के सत्र को विराम देते हैं, कल पुनः दैनिक क्विज के सत्र में आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।